समंदर में उठी एक लहर लगभग नजर ही नहीं आती, लेकिन इसकी गोद में एक राज है। ये 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई सीधे किनारे की ओर जा रही है। अगर ये लहर अमेरिका के एक सबसे जाने माने शहर से टकराई तो क्या होगा? कुदरत का ये कहर लाखों करोड़ों को मौत के घाट उतार सकता है। सुनामी के रहस्यों पर से पर्दा उठेगा आज सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ पर। इंसानों के लिए समंदर हमेशा से बेशकीमती चीजों का खजाना रहा है, लेकिन इसका एक और भयानक रूप भी है। कभी कभी इसकी लहरें खतरनाक सुनामी का रूप ले लेती हैं। 90% सुनामियां पानी के नीचे जबरदस्त भूकंप की वजह से बनती है। सुनामी असल में क्या है? सुनामी पानी की एक दीवार है जिसमें ईंट की दीवार की ताकत होती है। सुनामी समंदर की बाकी लहरों से पूरी तरह अलग है। 11 मार्च 2011 9.0 की तीव्रता से एक भूकंप ने जापान को हिला दिया और उससे उठने वाली सुनामी तोहोकू के प्रांत की ओर बढ़ी। कुछ जगहों पर इसकी लहरें 120 फुट तक ऊंची थीं। 18,000 लोग लापता हुए या मारे गए और 6,000 घायल। $235 अरब के नुकसान के साथ यह धरती की सबसे महंगी कुदरती तबाही साबित हुई। टोक्यो से करीब 480 किलोमीटर की उत्तर की ओर एक छोटा सा शहर है केसुनुमा। यहां पर टूना पकड़ने वाले मछुआरों पर सुनामी ने अपना कहर बरसाया। ये किनारे से कुछ 1.5 किलोमीटर अंदर है। ये टूना मछली पकड़ने वाला जहाज है जो केसुनुमा के बंदरगाह पर खड़ा रहता था, लेकिन सुनामी की लहरें इसे उठाकर यहां ले आई। जापान धरती के रिंग ऑफ फायर पर बसा है, यानी पैसिफिक महासागर को घेरता हुआ वो दायरा जहां भूकंप और ज्वालामुखी आम बात है। पिछली शताब्दी में 14 बेहद खतरनाक सुनामियों के साथ जापान दुनिया का सबसे सुनामीग्रस्त देश बना। लेकिन जापान अकेला नहीं है। समंदर में भूकंप आने से अमेरिका के उत्तर पश्चिमी राज्यों में भी सुनामी आ सकती है। कैस्केडिया फॉल्ट को ही ले लीजिए, जो रेखा कनाडा से वॉशिंगटन और वॉशिंगटन से ओरेगॉन तक फैली है। हम जानते हैं कि अतीत में ये तबाही मचा चुकी है। समंदर की सतह से मिले मिट्टी के नमूने साबित करते हैं कि इतिहास में कई बार यहाँ सुनामी आ चुकी है। सुनामी हमारी धरती पर करोड़ों अरबों सालों से आती रही है, तब से जब से इस धरती पर समंदर है। समुद्री तलछट के कुछ अवशेष सन 1700 में कैस्केडिया फॉल्ट की वजह से आई सुनामी के हैं। भूकंप और उसके बाद आई बाढ़ के किस्से अमेरिका के मूल निवासियों की लोक कथाओं में आज भी जीवित है। ट्री रिंग स्टडी के मुताबिक मृत पेड़ों की बाहरी रिंग की कार्बन डेटिंग से 1699 की तारीख सामने आती है, जो उस सुनामी से पहले उन पेड़ों का आखिरी साल था। लेकिन सटीक तारीख एक रहस्यमय सूत्र से पता चली है। जब वैज्ञानिक जापान गए तब उन्हें सन 1700 में आई सुनामी के रिकॉर्ड्स मिले। इससे ये पता चला कि अमेरिका से टकराने वाली सुनामी वही है जो जापान से भी टकराई थी। अब हम ये जान चुके थे कि सुनामी ठीक किस दिन और कितने बजे टकराई। जापान में मिली जानकारी से पता चला है कि ये सुनामी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से से 26 जनवरी सन 1700 को रात 9 बजे टकराई। आज वैज्ञानिक कोस्टस सिनोलाकस जापान आए हैं टोहोकू में आई एक सुनामी का मंजर देखने। ये उन 300 वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने शुरुआती नुकसान की जांच की थी। टूना जहाज आज भी वहीं है और उतना ही हैरत अंगेज है। वो क्या है? ओ माय गॉड! आपने देखा? कुछ नजर आ रहा है? वो एक कार है। ये जहाज एक कार पर बैठा है।
पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मलबा मेरी हाइट से ऊपर तक था, इसलिए नजर नहीं आई थी। 330 टन का कहूल टकुमरून नंबर 18 आज राल्ट 210 पर खड़ा है। इसके आसपास उन इमारतों के नींव हैं जिन्हें सुनामी बहा ले गई थी। ज्यादातर सुनामियों की तरह इस सुनामी का जन्म भी समुद्र तल के सरकने से हुआ। भूकंप के समय फॉल्ट की एक तरफ की जमीन अचानक नीचे धंस जाती है। समुद्र तल में अचानक आए इस बदलाव से पानी ऊपर की तरफ उछलता है और सुनामी का जन्म होता है। जब समंदर के नीचे एक जबरदस्त भूकंप आता है तो उसमें 16,000 करोड़ लीटर पानी उछालने की ताकत होती है। इसके बावजूद बीच समंदर में सुनामी के नीचे इतना पानी होता है कि उसकी लहरें शायद कुछ ही फुट ऊंची होती हैं। अगर आप एक जहाज में बैठे हों और आपके नीचे से सुनामी निकल जाए तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब ये लहरें किनारे के करीब आती हैं तो समंदर की गहराई कम होती जाती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है और किनारे तक पहुंचते पहुंचते ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि सब कुछ तहस नहस कर देती है। समंदर के किनारे से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर टहुकू में आए भूकंप से जापान का तट 60 मीटर पूर्व की ओर खिसक गया। धरती के क्रस्ट में आए इस बदलाव से पूरी धरती का वजन पुनर्वितरण हुआ। इससे धरती की एक्सिस 4 इंच से शिफ्ट हो गई और एक दिन सेकंड के लाखवें हिस्से से कम हो गया। (26 दिसंबर 2004) इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के करीब समुद्र में भूकंप आया, जिससे हिंद महासागर में सुनामी की लहर उठी। इस जानलेवा लहरों ने किस्से कहानियों को जन्म दिया है। कईयों का मानना है कि जानवर किसी भी विपदा के आने का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इस विपदा से पहले हाथी तट छोड़कर भाग गए, तो वहीं फ्लेमिंगो पक्षी भी अपने प्रजनन स्थान को छोड़ गए। स्कूबा डाइवर इस तबाही से अनजान रहे। जब तक वो ऊपर आए तो उन्हें मलबे नजर आए, लेकिन इस दहशत का एहसास तब हुआ जब पानी पर लाशें तैरने लगीं। अनुमान है कि इंडोनेशिया में आए भूकंप में हिरोशिमा पर फटे परमाणु बम जैसे 23,000 बमों की शक्ति थी। इस जल प्रलय में 2,30,000 लोगों की जानें गईं और 11 देशों में लाखों लोग बेघर हो गए। यह धरती के इतिहास की सबसे खतरनाक सुनामी थी। सुनामी के विनाशकारी रहस्यों को समझना आसान नहीं है और हम अब जाकर इन लहरों को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। ये वो लहरें हैं जो शहर के शहर तबाह कर सकती हैं। ये वो लहर है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। सुनामी हमारी धरती के हर महासागर में उठी है, लेकिन 80% सुनामियों की जिम्मेदार है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। 1 अप्रैल 1946 अलास्का के लूशियन द्वीपों पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सुनामी 2200 मील दूर हवाई के हीलो इलाके की ओर बढ़ी। इस सुनामी की 50 फुट ऊंची लहरों ने 159 लोगों की जानें ली। इसके बावजूद ये लहरें बीच समंदर में जैसे अदृश्य थीं। बीच समंदर में सुनामी की लहरें बस कुछ ही फुट ऊंची होती हैं और दूर से तो वो नजर भी नहीं आती। अब जाकर हमें एहसास हुआ कि सुनामी की लहरें बाकी लहरों के मुकाबले अलग होती हैं। ये लहरें 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो सकती हैं। लहरों की लंबाई उसके अगले और पिछले भाग से मापी जाती है, न कि साइड से। एक लंबी सुनामी की लहर अपने साथ ढेर सारी ताकत लेकर आती है, इतनी कि लहर बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। इनकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, एक जेट एयरप्लेन जितनी तेज। इसकी रफ्तार को समझना आसान है, क्योंकि बीच समंदर से उठी लहरों के रास्ते में कुछ नहीं आता। लहरों के ऊपर हवा है जो बाधक होती है, लेकिन बहुत कम।
लहरों के नीचे समुद्र की सतह है वो भी रोधक होती है, लेकिन बहुत कम। यानी इन लहरों को रोकने वाला कोई नहीं है। इतनी ऊर्जा के साथ सियाटल शहर एलियट बे से अंदर आती सुनामी का सामना कैसे करेगा? समंदर में आए भूकंप के बाद लहरें एमरल्ड सिटी के तट पर पहुंचेंगी। तट के नजदीक आने पर समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है और लहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगती है। तेजी से आगे बढ़ रही लहर की रफ्तार अचानक कम हो जाती है और लहरें 16 फीट तक उछलकर शहर की सड़कों पर कब्जा कर लेती हैं। अब चूंकि हमारा अनुभव हमेशा साधारण लहरों के साथ रहा है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि आखिर सुनामी की लहरें इतनी अलग कैसे हैं। हमें अब एहसास हुआ है कि एक साधारण लहर और सुनामी की लहर में बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर लहरें हवा से बनती हैं। हवा से बनने वाली ये लहरें कुछ 100 मीटर लंबी होती हैं और यही अंतर है साधारण और भूकंप से बनने वाली सुनामी की लहरों में। सुनामी अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में आए 9.2 तीव्रता के भूकंप से इस सुनामी का जन्म हुआ था। ये उत्तरी अमेरिका का अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप था। अलास्का में 119 लोग गुमशुदा हो गए और समुद्र तट पर मौजूद पूरी की पूरी बिरादरी तबाह हो गई। इस तबाही के बाद इमरजेंसी क्रू और फिर इंजीनियर्स घटनास्थल पर आए, इस उम्मीद से कि यहां से मिलने वाले सुरागों पर वो भविष्य में सुनामी का सामना कर पाएंगे। जापान के उनागावा में 2011 में आई सुनामी ने इमारतों की फाउंडेशंस पर हमला किया और पूरी की पूरी इमारतें ढह गईं। यहाँ जो नजर आ रहा है वो एक उदाहरण है कि हम किस तरह अपनी इमारतें बनाते थे। जैसे ही पानी नीचे जाता है तो वो इमारत को उठा लेता है और इमारत तैरने लगती है। अब जैसे ही एक बड़ी लहर आती है शुक, तो पूरी इमारत गिर जाती है। मेरे मुताबिक ये उदाहरण इंजीनियरिंग की हर किताब में आने वाले अगले 10 सालों तक रहेगा। दूसरी लहर जिसने इस इमारत को पलट दिया, सुनामी के एक और रहस्य को खोलती है। सुनामी की लहरें एक के पीछे एक आती हैं, जिन्हें वेव ट्रेन्स कहते हैं, और हो सकता है सबसे बड़ी लहर पहली लहर के 1 घंटे बाद आए। इतना ही नहीं, सुनामी की रफ्तार तबाही में मुख्य भूमिका निभाती है। इस रफ्तार के चलते सुनामी हजारों मील की यात्रा तय करके तट तक पहुंचती है। सुनामी सिर्फ एक दिन में पूरे पैसिफिक महासागर में प्रलय ला सकती है। सच तो यह है कि सुनामी के लिए पैसिफिक महासागर किसी तालाब की तरह है। टहोकू सुनामी 5000 मील दूर कैलिफोर्निया के सांता क्रूज शहर में 9 घंटों बाद पहुंची। हालांकि समंदर का स्तर सिर्फ कुछ फीट बढ़ा, लेकिन पानी बंदरगाह में फनल की तरह बहने लगा और आश्रय ले रही सभी नाव बर्बाद हो गई। पानी के बहाव ने डॉक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और हजारों नाव नष्ट हो गई। कुल मिलाकर कैलिफोर्निया के तट को $10 करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि ज्यादातर सुनामियों का जन्म समंदर में आए भूकंप से होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो सुनामी ला सकती हैं। कुछ जो धरती पर होती है और कुछ जो अंतरिक्ष से आती हैं। 21वीं सदी के वैज्ञानिकों ने समंदर के अंदर ऐसे उपकरण लगाए हैं जो उन्हें सैटेलाइट द्वारा सुनामी के आने से घंटों पहले ही चेतावनी दे सकते हैं। लेकिन जब तट के करीब भूकंप से सुनामी बनती है तो इस चेतावनी से भागने का समय ही नहीं रहता। अगली सुनामी हमारी धरती के तट से कब टकराएगी और इसका हमारे जान माल पर क्या नुकसान होगा, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले सैकड़ों या शायद हजारों सालों में इंसान कुदरत के इस प्रकोप को रोकने का तरीका जरूर ढूंढ लेगा। लेकिन तब तक सुनामी हमारी धरती के सबसे खतरनाक
और भयानक रहस्य के रूप में आतंक फैलाती रहेगी।